हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पर। तो आज हम हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। देखो, ग्लोबल का मतलब क्या होता है। ग्लोबल की अगर हम बात करें, ग्लोबल मीन्स पूरे ग्लोब के ऊपर लेन देन करना। लाइक अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री के अंदर जाके किसी भी तरह की ट्रेड करती करती है, एक्सपेंड करती है, अपने कल्चर को एक्सपेंड करती है या फिर किसी तरीके की सर्विस देती है, इसको कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स, है ना। ग्लोबल, जब कोई इंसान अपनी बाउंड्री को छोड़कर किसी और की बाउंड्री में जाता है, चाहे उस वहां जाने की वजह उसकी कोई भी हो, काम की तलाश में, बेटर सराउंडिंग की तलाश में या सर्वाइव करने की तलाश में भी, कि उसको अपनी बाउंड्री में किसी भी तरह की दिक्कत थी या फिर और लोग उसको परेशान कर रहे, तो बेटर प्लेस के लिए अगर अपनी बाउंड्री छोड़कर किसी और बाउंड्री में जाता है। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक visible signs of global intercontinence in our lives today, we need to understand the phases through which this world is in which we live has merged, है ना। अगर हम आज की इस स्थिति की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, आज हम सब जानते हैं कि कंट्री टू कंट्री किस तरीके से ट्रेड वगैरह होती है। आज के टाइम का और पहले के टाइम के अगर हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो पहले अगर हमको ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझना है कि पहले के टाइम पे किस तरीके की ग्लोबल प्री, देखो वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो हमारे अब से सिलेबस में आ रहा है उसके अंदर से प्री वर्ल्ड के, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में है कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले की ग्लोबलाइजेशन कैसे होती थी, उसके बारे में बात करते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स ट्रेवलर ट्रेडर्स, है ना, ट्रेवलर्स ट्रेडर्स priests, pilgrims travel vast distances for knowledge, opportunity, spiritual fulfillment or to escape persecution. देखो, अब लोग अपने घर छोड़ के किसी और नए घर की तलाश में कब जाते हैं, जब उनको या तो किसी नई चीज खोज करने की उनको चाह उनके मन के अंदर कि भाई हमको तो नई नई चीजें डिस्कवर करनी है या एक्सप्लोर करना है, या फिर कौन कौन करता है ट्रैवलर स्टेटस। ट्रैवलर क्यों जाते हैं, ट्रैवलर ताकि वो नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करे, नई नई जगह जाकर देकर देखे कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। ट्रेडर्स फॉर ट्रेडिंग, फॉर अर्न मनी। प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब अपने कल्चर को वहाँ पर जाके एक्सपैंड करना, कि जब नई जगह पे जाते हैं तो हम उनके कल्चर को भी सीखते हैं और अपने कल्चर को भी वहाँ पर एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, नए नए ज्ञान की तलाश में। अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूएशन, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस, इवन जम्प्स एंड डिसीजेस। आप कोई अगर नया इंसान किसी नई कंट्री में जाएगा तो अपने साथ बहुत कुछ लेके जाएगा, गुड्स, जो भी सामान वो अपने लिए ट्रैवल के तौर पर लेके गया हो, या रास्ते में कुछ भी उसको किसी चीज़ की जरूरत हो, या फिर अगर कोई ट्रेडर ट्रेड करने के लिए गया है, कुछ लेन देन करने के लिए गया है, कुछ बेचने के लिए गया है ना, मनी, रास्ते के अंदर खर्चा करने के लिए पैसा, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, कि उसके पास क्या क्या आइडिया, उसकी सोच कैसी है, कि अगर एक कंट्री को या फिर एक जगह को आगे बढ़ाना है, या फिर उसका कल्चर के बारे में उसकी क्या सोच है। इन्वेंशंस, कि जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें यूज़ होती थी। इवन जम्स एंड डिसीजेस, अब हम सब जानते हैं कि यूरोप में आयरलैंड के अंदर किस तरीके से एक प्लेग के चक्कर में एक महामारी फैल गई थी। एज अर्ली एज 3000 BCE एंड एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। सिल्क रूट लिंक चाइना विद वेस्ट। सिल्क रूट के बारे में हम बात करेंगे आगे कि सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट ही क्यों है, और चाइना एक तरीके से सिल्क रूट किस काम में आता था। फूड ट्रैवलर्स, अमेरिका टू यूरोप टू एशिया। इसके अंदर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे कि अमेरिका की जो ग्रोथ हुई थी किस तरीके से हुई थी और यूरोप का उस पर क्या असर हुआ था। नूडल्स ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू इटली बिकॉज बिकम स्पैगेटी। नूडल्स जो हम आज मैगी वगैरह खाते हो, तुम सारे चाउमीन वगैरह खाते हो, इनको नूडल्स कहाँ से शुरुआत हुई थी इन सब की, चाइना से। अब चाइना के अंदर से ये इटली गई, इटली के अंदर क्या बन गई, स्पैगेटी। अब इस चीज़ से हम सोच सकते हैं ना कि या तो चाइना के लोग वहाँ पर गए होंगे, किसी भी ट्रेड के चक्कर में गए होंगे, या फिर एक्सप्लोर करने के लिए गए होंगे, तो अपने साथ कुछ गुड्स फूड लेके गए होंगे। अब उनका जो ये नूडल्स है उनको पसंद आए, उन्होंने अपने रूप में इसको कन्वर्ट करके स्पैगेटी के रूप में बनाना शुरू कर दिया, है ना। यूरोपियन कंकर्स कैरिड जम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, जैसे हम प्लेग के बारे में बात करी थी कि प्लाग किस तरीके से, अब ये स्मॉल पॉक्स कह लो इसको, इन अमेरिका वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक तरीके से फैलता जा रहा था और कम से कम 10-20 लाख के अराउंड लोगों की डेथ भी हुई थी इस वजह से। 19th सेंचुरी टू
1815 to 1914, a global agriculture economy developed, food production expand in Russia, America, Australia to meet British demand. चलो जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप के अंदर देखो, यूरोप एक तरीके से उस टाइम पे जूझ भी रहा था किस चीज से, क्योंकि उनकी जो है पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ती जा रही थी। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको खाने के लिए तो सामान चाहिए होगा ना। तो फूड प्रोडक्शन एक्सपैंड हुई रशिया अमेरिका टू मीट ब्रिटिश डिमांड। अब ब्रिटिश मतलब जो यूरोप जो है क्या करता था, बाहर के अदर कंट्री से उनको फूड इंपोर्ट करना पड़ता था। अब इसी इंपोर्ट को वो रशिया के अंदर बड़ी मात्रा में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मीट करते थे। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका देखो, यूरोप में अगर हम बात करें, यूरोप में उस टाइम पे सिर्फ पटाटो की खेती ही बहुत ज्यादा होती थी, सिर्फ आलू आलू आलू। अब महामारी के चलते आलू की खेती जो है उस टाइम पे पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। अब यूरोप करे तो करे क्या कि अब वो वहाँ के लोग क्या खाएंगे, उनकी पॉपुलेशन जो है क्या खा पाएगी, उनकी खेती बाड़ी जो है जो आलू के ऊपर डिपेंड थी, अब वो क्या खाएंगे। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए सामने आया रशिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। हम अमेरिका की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका एक तरीके से कह सकते हो कि अनडेवलप्ड कंट्री था, या फिर डेटर के रूप में भी देखता था, जो सिर्फ और लोगों से खुदार मांगता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका इतनी जोर से इतनी तेज डेवलप हुआ कि आज के टाइम पे हम सब जानते हैं कि अमेरिका कहाँ पर है। इन ब्रिटेन कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंटेड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन डेवलपर्स फोर्स गवर्नमेंट टू अबॉलिश कॉर्न लॉ। ब्रिटेन के अंदर कॉर्न लॉ आ गया। कॉर्न लॉ का मतलब था जो सिर्फ कॉर्न की खेती है वो कहाँ पर होगी, यूरोप के अंदर ही होगी। अब ऐसा तो होना देखो, अगर यूरोप ही सिर्फ कौन करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा अदर कंट्री के अंदर, जो उनके पास मोनोपोली आ जाएगी, वो अपने हिसाब से उसके रेट्स अप या हाई कर सकते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो इसी चीज़ को एबोलिश करने के लिए गवर्नमेंट फोर्स करी गई थी। डेवलप टेक्नोलॉजी लाइक रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ प्लेड वाइटल रोल इन ग्लोबलाइजेशन। जब यूरोप मतलब ब्रिटेन जो है हमारे भारत पे राज कर रहा था, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि भारत से वो अपने यूरोप सामान कैसे भेजे तेजी के अंदर। जो भारत के स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जो भारत का कपड़ा था, जो हैवी डिमांड थी जिस चीज़ की। अब देखो भारत के अंदर माल तो बहुत सारा था, अब उस माल को अगर हमें बाहर तेजी से भेजना है तो क्या करें। इसी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले रेलवे आई। स्टीमशिप का मतलब स्टीम इन इंजन वगैरह डेवलप करे गए। टेलीग्राफ बनाया गया, पूरा इसका एक मैप तैयार किया गया। यूरोप कॉन्कोर अफ्रीका एशिया एज कॉलोनी। एशिया के अंदर भारत भी आता है ना, कि एशिया की के अंदर यूरोप ने जब अपना कब्जा कर लिया था, तो क्यों किया था, ताकि वो अपनी कॉलोनी को एक्सपेंड करे, एक तरीके से अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड कर सके। माइग्रेशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया। इंडिया से भारी मात्रा के अंदर लेबर्स को यूरोप भेजा गया, ताकि जो यूरोप का पूरी कंट्री है उसको डेवलप। देखो आज हम सब जानते हैं कि यूरोप के अंदर कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं, पुरानी पुरानी इमारतें, महल देखते हैं, वो किसने बनाए, लेबर से बनाए। अब ये लेबर्स कहाँ से गई थी, एशिया से भारी मात्रा के अंदर भारत के लोगों को जबरदस्ती यूरोप में भेजा गया। उनसे वहां पर जाकर लेबर से, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर भी कह लो, जो उनकी बड़ी मात्रा में फैक्ट्री उस टाइम पे डेवलप हुई थी, कॉटन टेक्सटाइल की बात कर लो, या फिर नील के जो इंडिगो के बारे में बात करते हैं, फिर टेक्सटाइल्स के बारे में बात करते हैं, क्लोथ टेक्सटाइल, जो माँ का कपड़ा भारी मात्रा के अंदर डिमांड थी। अब उसको डिमांड की पूरा करने के लिए उनको क्या चाहिए थी, लेबर। लेबर कहाँ से आएगी, यूरोप के लोगों के पास। देखो यूरोप के अगर पॉपुलेशन की बात करें, वहाँ पर लेबर बढ़ तो रही थी, लेकिन वो हाई डिमांड की थी। हाई डिमांड का मतलब कि उनकी सैलरी भी वो अपने हिसाब से मांगते थे। अब उनको चाहिए थी लो वेजेस की लेबर, तो उन्होंने भारत से लोगों को भेजना शुरू कर दिया लेबर के रूप में। इंटर वॉर इकोनॉमी बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रांसफॉर्म्ड यूएस डेटर टू कैरेक्टर। इसके बारे में पहली बात कर तो क्या ना कि फर्स्ट वॉर के बाद, फर्स्ट जब वर्ल्ड वॉर हुई 1940 टू 1919, उस 5 साल के अंदर अमेरिका जो पहले डेटर के रूप में देखा जाता था, अब क्रेडिटर बन चुका था, मतलब लोगों को उधार देता था। वीट प्रोडक्शन फॉल इन यूरोप बट इंक्रीज इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। राइज इन मास प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन एंड कंजप्शन। अब उस टाइम पे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगी, ताकि वो हाई डिमांड कंजप्शन को फुलफिल कर सके और अपनी कंट्री को डेवलप, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इन यूएसए विच अफेक्ट होल वर्ल्ड। 1929 में क्या हुआ था, इंडिया's export import fell, peasants worst
हिट। इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे वो गिर चुके थे। पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स थे उनको बहुत बड़ा धक्का लग गया था। अब चाहे हम इंडिगो की खेती के बारे में बात करते हैं, जब ये नील की क्रांति हुई, इंडिगो की, जब फार्मर्स को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर इंडिगो की खेती कराई जाती थी और उनको उनके बदले भारी मात्रा में पैसे भी देते थे। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंडिगो यूरोप में बन चुका था तो उस टाइम पे क्या हुआ, जिन किसानों ने अपनी जमीन इंडिगो के चक्कर में बंजर बना ली थी उनको बहुत बड़ा धक्का लग गया था, क्योंकि उनकी खेती बन के भी तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई अब हम तुमसे ये इंडिगो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास तुमसे सस्ता इंडिगो आर्टिफिशियल रूप पे ऑलरेडी है। पोस्ट वॉर एरा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। यूएसए एंड यूएसएसआर एमर्ज्ड एज वर्ल्ड पावर। न्यू वर्ल्ड पावर के रूप में दो कंट्रीज उभर के आई, से पहली अमेरिका, दूसरी रशिया। द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी। अब IFM या वर्ल्ड बैंक क्या होता है? वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है कि किस एक तो वो ट्रेड का ख्याल रखती है, करेंसी को मेंटेन करके रखती है कि किस वर्ल्ड की करेंसी अकॉर्डिंग टू उस गोल्ड रेट, गोल्ड रिजर्व के मुकाबले क्या है। अब वर्ल्ड बैंक का काम भी क्या होता है कि जो कंट्री को लोन वगैरह देना, अगर लोन की जरूरत है, कोई कंट्री अनडेवलप है किसी वजह से, चाहे वो एक टाइम पे कब्जे में थी या फिर और कोई कंट्री उसके ऊपर राज कर रही थी, लोन वगैरह देना। डीकोलोनाइज्ड इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। जो एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री के ऊपर कॉलोनी बनाकर राज कर रहे थे उनको डीकोलोनाइज कर दिया, मतलब उनको आजाद कर दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ G77, 77 कंट्री का एक ग्रुप बनाकर तैयार किया गया। डिमांडेड न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम, बिगिनिंग ऑफ MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इसके साथ ही जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन के एकदम से लहर सी आ गई थी, क्योंकि IMF बन चुका था, वर्ल्ड बैंक बन चुका था, जो ट्रेडों का ध्यान रखता था, किसी भी कंट्री टू कंट्री ट्रेड के अंदर किसी भी तरीके की धोखेबाजी ना हो। तो इससे एक तरीके से कह सकते हैं हम कि इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अब बड़े लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए अब इतने रिस्क कम हो गए थे। पॉइंट्स टू रिमेंबर। ग्लोबलाइजेशन की हम पहली बात चुके हैं। वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल, religious, social system. This means that goods and services, capital and labor are traded on a worldwide basis. जब हम अपनी बाउंड्री से बाहर कोई ट्रेड करते हैं या फिर एक्सप्लोर करते हैं या अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए जाते हैं या कोई इमिग्रेट होता है, कल्चर को एक्सपेंड करते हैं, पॉलिटिकल के रूप में देखते हैं, तो इसको ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे ग्लोब के ऊपर अपने आप को फैलाना। सिल्क रूट्स, हाँ, ये रूट्स की बात की थी। सिल्क रूट, देखो सिल्क रूट का जो ये एक तरीके से कह सकते हैं, सिल्क रूट की जो खोज मतलब बनाई गई थी सिल्क रूट, ताकि वो अपने सिल्क के कार्गोज को और कंट्री के साथ भेज सके। अब तो इसी रूट को सिल्क रूट का नाम दिया गया है। सबसे पहले इस सिल्क रूट को चाइना ने तैयार किया था, ताकि जो चाइना का सिल्क है या फिर और भी जो चीजें हैं वो और कंट्रीज के अंदर वो बेच सके। सिल्क रूट वॉज अ हिस्टोरिक ट्रेड रूट दैट डेटेड फ्रॉम द 2nd century BC अंटिल द 14th century AD। ये 15th century से ही पुराना 14th century के AD का रूट है ये। इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम एशिया। देखो उस टाइम पे दो रूट थे, या तो बाय लैंड या तो बाय वाटर, मतलब या तो तुम शिप से जाओगे या तो घोड़ा गाड़ी वगैरह से लेकर अपना सामान ट्रेड करोगे। मेडिटेरेनियन ट्रांसवर्सिंग चाइना, इंडिया, पर्शिया। चाइना जो है रूट का एक बड़ा एक्सपोर्टर था, चाहे वो रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर या फिर भारत के अंदर भी बात कर सकते हैं। देखो जब भारत की अगर हम बात करें तो एक टाइम पे सिर्फ चाइना और भारत ही एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखे जाते थे, मतलब कह सकते हैं इनकी इकोनॉमी ही उस एक टाइम पे इतनी ज्यादा थी, भारत के कब्जा होने से पहले की बात हो रही है ये। जब चाइना के पास जब चाइना के टेक्सटाइल्स या फिर हम सिल्क की बात कर रहे हैं, और भारत के स्पाइसेस, हैंडमेड चीज़ें जो होती थी उनकी इतनी पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी, लोग बाहर से आ आके, अब देखो दुबई अरब की बात करते हैं तो मई के लोग देखो माँ से हमारा ट्रेड खराब हुआ किस चक्कर में, यूरोप के चक्कर में, क्योंकि यूरोप चाहता था भारत का सामान सिर्फ यूरोप के पास जाए ना कि और कंट्रीज के पास। तो उस चक्कर में भी भारत की इकोनॉमी जो है पूरी डाउन होती गई एक टाइम पे। It dubbed the Silk Route because of heavy silk trading and that took place during that period.
corn law. The corn allowing government UK to restrict the import of corn were commonly known as corn law, है ना। import corn law को import करने के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से corn law कर दिया गया था यूके गवर्नमेंट ने, इसको हम corn law कहते हैं, restrict import of corn। जेंडर पेस्ट प्लाग, प्लाग की बात की थी ना, स्मॉल पॉक्स वगैरह, जेंडर। अब इसके अंदर जो है जो जब हमने बात की थी ना, अगर कोई इंसान या फिर ग्रुप ऑफ पीपल पर्सन जो है अपनी बाउंड्री से किसी और बाउंड्री में जाते हैं तो अपने साथ बहुत चीजें लेके जाते हैं, साथ में जम्स वगैरह भी लेके जाते हैं, तो यही जम्स फैलते गए और प्लाग के रूप में इन फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग विच हिट अफ्रीका इन लेट 1880s। अफ्रीका में प्लाग ने ऐसा हिट किया कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पे। दी ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर IMF, द वर्ल्ड बैंक वर क्रिएटेड टू ब्रिंग ऑर्डरली डेवलप्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है IMF को एस्टेब्लिश कर दिया गया, वर्ल्ड बैंक को बना दिया गया, ताकि वर्ल्ड बैंक जो है ट्रेडिंग का ध्यान रखे कि अगर कोई ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मतलब जो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखे, लॉज बनाए, उसके ऊपर रूल तैयार करे, करेंसी किस तरीके से मेंटेन करे, या फिर अगर कोई अदर कंट्री में अपना सामान बेच रहा है तो किस हिसाब से किस करेंसी के रेट पे किस रेट पे लेन देन होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर एक कंट्री की करेंसी जो है इक्वल लेवल पे हो, या फिर कोई किसी करेंसी को अपनी अब देखो चाइना के अंदर बात करें या भारत के, अब चाइना और भारत अगर लेन देन करेंगे तो किस करेंसी में करेंगे, चाइना की करेंसी अलग है, भारत की करेंसी अलग है। अगर हम पहले की बात करें, मलेशिया के पास जो समुद्र था तो वहां पर कोड़िया पाई जाती थी, मतलब शंख तो कह सकते हैं। अब सबसे पहले उनका यूज किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, कोड़ियों का, जो हम आज देखते हैं कोड़ी। इंडेंचर्ड लेबर मतलब लेबर को वो लेबर होती है जो बॉन्डेड होती है, लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉय, एक तरीके से बंधुआ मजदूर, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के चलते या किसी उधारी के चलते या उनके पूर्वजों का उधार चलते वो उस कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई है, उस एक किसी भी व्यक्ति का काम करने के लिए मजबूर है, फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम। फ्लो ऑफ लेबर, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू न्यू एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क। माइग्रेशन का मतलब, माइग्रेट करने का मतलब क्या है कि अपनी घर को छोड़ के किसी और जगह जाकर रहना है, इन सर्च ऑफ वर्क। वर्क क्यों? ताकि ये काम मिले और काम से उनको पैसा मिले, पैसे से वो अपना घर चला सके। ओसे ट्राई नीडेड द एनुअल मोहर्रम procession was transformed into a riotous carnival called Hose for Imam Hussein, in which workers of all races and religions joined. G77 की बात करें, was a group of organized development countries to demand a new international economic order NIEO, which would give these countries real control over their national resources. अब G77 के अंदर देखो, इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर 77 डेवलप कंट्रीज आई थी कि उन्होंने मिलकर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर तैयार किया था कि उनके रिसोर्सेज के ऊपर सिर्फ उनकी ही कंट्री का हक होगा, कोई और कंट्री आकर ऐसा नहीं कर सकती कि उस लैंड के ऊपर अपना बिजनेस कर रही है। जैसे क्या हुआ था जब भारत ब्रिटेन के या फिर यूरोप का कॉलोनी बना, तो उस टाइम पे भी तो यही हुआ ना था, हमारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए कर रहे थे। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए इस चीज को तैयार किया गया कि नेशनल रिसोर्सेज सिर्फ नेशनल तौर पर ही इस्तेमाल, या फिर वहीं की गवर्नमेंट वहीं के लोग यूज करेंगे, कोई और कंट्री की गवर्नमेंट आकर वहां पर रूल नहीं कर सकती कि उस रिसोर्सेज को यूज कर रही है। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर गुड्स एंड देयर मार्केट्स। वीटो, अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिजेक्ट। अब वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो मतलब होती है मेजोरिटी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि अगर कोई गवर्नमेंट को, अब हमने जब सिविक्स के अंदर बात करी थी गवर्नमेंट की, तो एक होती है अपोजिशन, है ना, और एक होती है रूलिंग पार्टी। अब वीटो का मतलब क्या होता है कि अगर रूलिंग पार्टी को कोई भी लॉ लेके आना है तो उसको पहले पार्लियामेंट के अंदर बिल देना होगा कि हमें कोई ऐसा ऐसा लॉ अपने कंट्री में, अब उसके उनको बेनिफिट्स भी बताने होंगे कि अगर हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके पूरी कंट्री में क्या क्या इफेक्ट होंगे। अगर सामने वाली पार्टी को ये चीज समझ में आ गई या फिर उनको इसके अंदर किसी भी तरीके के कॉन्स नहीं दिखाई दे कि इसके कुछ नुकसान है, तो वो वोट देंगे कि ठीक है। आप अब देखो पार्लियामेंट में क्या होता है कि 2:3 की रेशियो होती है, अगर 3 में से 2 की मात्रा के अंदर लोगों के वोट आ गए तो ठीक है, बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर उतने संख्या में वोट नहीं मिले तो वो उस लॉ को आने से पहले ही खारिज कर दिया जाएगा।
ये होती है वीटो पावर। टैरिफ, टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ कंट्री इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टैरिफ का मतलब होता है एक अमाउंट होता है, अगर मुझे अपनी कंट्री से किसी और कंट्री को गुड्स बेचने हैं तो उसको उस कंट्री को हमें टैरिफ पे करने होता है, क्योंकि हम वहाँ की मार्केट यूज़ कर रहे हैं अपना बेनिफिट के लिए। तो एक तरीके से एक स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है जो हमको उस कंट्री को टैरिफ टैक्स के रूप में पे करनी होती है। एक्सचेंज रेट्स, जैसे तो अगर हम टैरिफ की बात करें तो आजकल हम सब जानते हैं कि टैरिफ मतलब ट्रम्प का क्या सीन चल रहा है। आए दिन कभी किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ बढ़ा देता है, चाहे कभी चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाता है, हम भारत के ऊपर भी एक बड़ी मात्रा में टैरिफ उसने ऑलरेडी कर रखा है, ताकि इंडिया जो है उसके आगे झुक जाए। एक्सचेंज रेट, they link national currencies for purposes of international trade. There are broadly two kinds of exchange rate: fixed exchange rate, floating exchange rate. Exchange rate मतलब ये टू डिफरेंट करेंसीज के बीच में होती है। अगर मुझे अपना सामान किसी और कंट्री में बेचना है, मेरी कंट्री की करेंसी अलग है, सामने वाली करेंसी की करेंसी अलग है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितनी रुपए के अंदर या फिर उसकी करेंसी के हिसाब से हमारी चीज़ की वैल्यू क्या हुई? इसीलिए हमने एक इंटरनेशनल करेंसी की ज़रूरत होती है, जिसको हम एक्सचेंज रेट के रूप में भी देखते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेशनल करेंसी के रूप में हम ज़्यादातर डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसी के साथ इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स खत्म होते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन न्यू सिलेबस के हिसाब से हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड की से पहले की को। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।